Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology at Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series, I am going to deliver my talk on human genome. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज YouTube की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में ह्यूमन जीनोम पे मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। ये काफ़ी लंबे समय से एक अवेटेड टॉपिक था। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि ह्यूमन जीनोम के ऊपर एक व्याख्यान आप बनाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जो बच्चे नेट, स्लेट, गेट और जैम के एग्जाम में बैठते हैं, उनमें भी जीनोम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें हमें जीनोम का, वैसे तो ये टॉपिक क्या बहुत लंबा है, इसका टोटल व्याख्यान है वो 2-2.5 घंटे से कम का नहीं बैठता है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है, एक समरी के रूप में यो मान के चलो, एक शॉर्ट नोट्स के रूप में इस व्याख्यान को मैंने तैयार किया है और आशा है कि आप इस व्याख्यान को आप पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक सोसाइटी में इसको आप सर्कुलेट करेंगे, शेयर करेंगे। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि इंटायर सेल जैसे दिखाई है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है। अब जो सेल डिप्लॉयड नेचर की होती है उनमें क्रोमोसोम के भी 2 सेट होते हैं। एक सेट मदर से आता है, एक सेट फादर से आता है, और क्रोमोसोम का हैप्लॉइड सेट जो होता है वो जीनोम कहलाता है। या यूँ कह सकते हैं अपनी बॉडी में 2 जीनोम है। एक जीनोम मदर से आया है जिसको मैटरनल जीनोम बोलेंगे, और दूसरा फादर से आया है उसको पैटर्नल जीनोम्स बोलेंगे। अब इन क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, और डीएनए है वो जीन्स में प्रेजेंट है। इन जीन्स में ट्रांसक्रिप्शन होगा, उससे आरएनए की फॉर्मेशन होगी, और आरएनए में ट्रांसलेशन होगा, उससे प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, और ये कई तरह के प्रोटीन असेंबल होके एक ये 3D स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी हो सकता है, फंक्शनल प्रोटीन भी हो सकता है, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स भी हो सकता है, और वो शरीर की जितने भी मेटाबॉलिक इवेंट होती है उसको ये रेगुलेट करता है। इसी से रिलेटेड ये एक सेकंड स्लाइड और है, फ्रॉम डीएनए टू ह्यूमंस। इसमें भी आप देख रहे हो ह्यूमन डीएनए जो होता है, इसमें डीएनए जो है इसमें करीब 80,000 अलग अलग तरह के प्रोटीन्स को ये कोड करता है। हालांकि अपनी बॉडी में जीन्स तो है 30,000 ही है, लेकिन प्रोटीन की जो वैरायटी है वो 80,000 से लेके 1 लाख तक हो सकती है। तो इतने अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस है वो इसी जीन्स के द्वारा होती है, और इनके कारण सेल है उसकी फॉर्मेशन होती है। सेल अलग अलग एनवायरनमेंट के प्रति रेस्पॉन्ड करती है, और एनवायरमेंटल रेस्पॉन्ड के कारण आप देख रहे हो इसमें, इस फिगर में जैसे 3 ह्यूमन दिखाए हैं इसमें है। ये जैसे कोई कैनेडियन लेडी है, जैसे इनके बालों का पैटर्न अलग है, इसके हेयर स्टाइल अलग है, इनके स्किन का कलर अलग है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण जब रेस्पॉन्स अलग अलग तरह की होती है तो फिनोटाइपिक फीचर्स भी अलग अलग तरह के डेवलप हो जाते हैं। अब इसके मेन गोल पे अपन आते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। तो इस प्रोजेक्ट के जो मुख्य गोल है, आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेट 30,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। तो ह्यूमन डीएनए में लगभग 30,000 जीन्स है, उनकी पूरी स्टडी करना। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। और ह्यूमन डीएनए की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले 3 बिलियन जो बेस है उनकी सीक्वेंस को डिटरमाइन करना। स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, और इस प्रोजेक्ट में जो भी एनालिसिस हुई है उसको डाटाबेस के रूप में स्टोर रखना। एंड इंप्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस के अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर के टूल है वो उसका एनालिसिस करना। एंड ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू द प्राइवेट सेक्टर्स, और इस टेक्नोलॉजी को प्राइवेट सेक्टर जो है, साइंटिफिक सेक्टर है, बायोटेक्नोलॉजी की जो कंपनियां हैं उसको भी इस टेक्नोलॉजी को स्थानांतरित करना। और एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। और एलसी
इसको एलसी बोलते हैं, एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। तो एलसी की जो इस कारण प्रोजेक्ट के कारण जो एक समस्या आएगी सोसाइटी में, उसके ऊपर भी थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा। ये अगेन एक बहुत ही सुंदर स्लाइड है। इसमें ह्यूमन जीनोम है और इस आप देख रहे हो सारे डाटाबेस को, जितने भी फाइंडिंग्स हैं उनको कंप्यूटराइज डाटाबेस में जैसे कन्वर्ट कर दिया है और पूरी दुनिया में इस नॉलेज को स्प्रेड कर दिया गया है, फैला दिया गया है। अब इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे कुछ मैं चर्चा करूंगा। जैसे सबसे पहले 1990 में प्रोजेक्ट इनिशिएटेड एट जॉइंट इफर्ट ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो 1990 में यूएस डिपार्टमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की गई। जून 2000 में कंप्लीशन ऑफ ए वर्किंग ड्राफ्ट ऑफ द एंटायर ह्यूमन जीनोम, और जून 2000 में एक ह्यूमन जीनोम का कंप्लीट जो ड्राफ्ट है वो बनके तैयार हुआ। फरवरी 2001 एनालिसिस ऑफ द वर्किंग ड्राफ्ट आर पब्लिश्ड। 2001 में ये जो फाइंडिंग्स हुई ये साइंटिफिक लिटरेचर्स में, इंटरनेशनल लेवल के जर्नल्स में ये पब्लिश हुई। एंड अप्रैल 2003 ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सीक्वेंसेस इज कंप्लीटेड एंड प्रोजेक्ट इज डिक्लेयर्ड फिनिश 2 years अहेड ऑफ शेड्यूल। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है 1990 से लेकर 2005 तक का, यानी कुल 15 साल का प्रोजेक्ट था। लेकिन साइंटिस्ट के इफर्ट्स के कारण ये प्रोजेक्ट 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गया और पूरी दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उन सबके जीनोम की एनालिसिस होगी और 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद में इसमें और भी रिसर्च चलती रही और वर्तमान में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की यदि डिटेल स्टडी करो तो ये कम से कम 30 लाख प्रिंटेड पेज है और 30 लाख पेज को पढ़ने में पूरे 100 साल लग जाते हैं। तो ये काफी डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन पूरी दुनिया भर के साइंटिस्ट ने कोलैबोरेटिव एक्शंस के कारण इस डिफिकल्ट प्रॉब्लम को इन्होंने सोल्व कर दिया। ये एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन है ह्यूमन जीनोम का। ह्यूमन जीनोम है ये करीब 3 बिलियन बेस पेयर्स का जैसे बता हुआ। इन नाइट्रोजन बेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इंट्राजेनिक डीएनए जो कि 20 से 30% होता है और एक्स्ट्राजेनिक डीएनए जो कि 70 से 80% होता है। इंट्राजेनिक डीएनए में भी 2 पार्ट है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस और कोडिंग सीक्वेंस। नॉन कोडिंग सीक्वेंस है ये 90% से ज्यादा है, कोडिंग सीक्वेंस ये 10% से कम है। और ये 90% से नॉन कोडिंग सीक्वेंस में कौन कौन से पार्ट आएंगे, इसमें जैसे इंट्रॉन है, प्रमोटर सीक्वेंसेस हैं, 5 टर्मिनल पे जो लीडर सीक्वेंस होती है वो इसके अंदर शामिल है, ट्रेलर सीक्वेंस इसमें शामिल है। इसके अलावा स्यूडोजीन्स और जीन फ्रेगमेंट्स। कोडिंग सीक्वेंस में जनरली एक्सॉन सेटलाई जाएगी, क्योंकि आपने एमआरएनए की सीक्वेंस में देखी होगी उसके अंदर 2 पार्ट है, एक्सॉन और इंट्रॉन। एक्सॉन है वो कोडिंग सीक्वेंस है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है और इंट्रॉन सेटलाई है ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करती है। वो एक तरह का नॉनसेंस डीएनए है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रोपेगेट होता रहता है। एक्स्ट्राजेनिक डीएनए ये करीब 70 से 80% होता है, यानी जीन्स के बाहर जो डीएनए का जो पार्ट है। एक्स्ट्राजेनिक डीएनए इसको भी 2 कैटेगरी में जैसे बाइफरकेट किया है मैंने, एक तो यूनिक या लो कॉपी नंबर एंड सेकेंड इज मॉडरेटली या हाईली रिपीटेटिव डीएनए। तो लो कॉपी नंबर रिपीट है ये करीब 70 से 80% होता है और हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस है ये 20 से 30% होती है। अभी हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस है इनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो क्लस्टर रिपीट जो झुंड के रूप में बार बार पुनरावर्तित होती रहती है और डिस्पर्स रिपीट। तो क्लस्टर रिपीट है ये करीब 60% सीक्वेंस है, डिस्पर्स रिपीट है ये करीब 40% सीक्वेंस है। क्लस्टर रिपीट में मेन एग्जांपल है सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट डीएनए और माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। डिस्पर्स रिपीट में शक्लें हैं साइन और लाइन। तो ये एक जनरल आउटलाइन क्लासिफिकेशन है ह्यूमन जीनोम का। इसी तरह का आउटलाइन क्लासिफिकेशन अलग अलग एनिमल्स का हो सकता है, प्लांट्स का हो सकता है, ड्रोसोफिला का हो सकता है, एचआईवी वायरस का हो सकता है, कोरोना वायरस का हो सकता है, क्योंकि हर एनिमल और हर प्लांट्स का अपना अपना जीनोम है और इन जीनोम की
आउटलाइन क्लासिफिकेशन है वो आजकल इजी है। ये मैंने ह्यूमन जीनोम का जैसे एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है। हाँ, अब इसके कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट उसमें मैं चर्चा करूंगा। व्हाट डज द ड्राफ्ट ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस टेल अस? ह्यूमन जीनोम की जो ड्राफ्टिंग है वो अपने को क्या बताती है? बाय द नंबर, संख्या की दृष्टि से देखें, द ह्यूमन जीनोम कंटेन 3 बिलियन केमिकल न्यूक्लियोटाइड बेसेस। तो इंटायर ह्यूमन जीनोम है, इसमें करीब 3 बिलियन नाइट्रोजन बेस हैं जो कि एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और ग्वानिन के रूप में प्रेजेंट है। द एवरेज इन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस। जनरली एक जो जीन है उसमें लगभग 3000 नाइट्रोजन बेस होते हैं, लेकिन इनकी साइज है वो वेरिएबल है। अलग अलग क्रोमोसोम्स में जीन की संख्या अलग अलग होती है, डीएनए की लंबाई अलग अलग होती है। और सबसे लंबा जो जीन है जिसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या सबसे ज्यादा है, ये डिस्ट्रोफिन को सिंथेसिस करने वाला जीन है। और इस अकेले जीन में लगभग 2.4 मिलियन बेस पाए जाते हैं। 2.4 मिलियन यानी लगभग 24 लाख न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजन बेस इस जीन्स के अंदर प्रेजेंट है। द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड अराउंड 30,000 और अपनी ह्यूमन बॉडी में लगभग 30,000 जीन है। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब चालू किया था उससे पहले साइंटिस्ट के दिमाग में ये आइडिया थी कि ह्यूमन बॉडी में 80,000 से लेके 1,40,000 तक जीन हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल एनालिसिस के बाद में सामने आया कि अपनी ह्यूमन बॉडी में लगभग 30,000 जीन्स प्रेजेंट है। Almost 99.9% genes nucleotide bases are exactly the same in all people. अब आप किसी भी कंट्रीज के आदमी देख लो, अफ्रीका के ह्यूमन को देख लो, इंडियंस को देख लो, अमेरिकन को देख लो, ऑस्ट्रेलियन को देख लो, सभी ह्यूमन रेसेस में 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस की जो सीक्वेंस है वो लगभग सेम होती है। द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। और जितने डिस्कवर्ड जीन है उनमें 50% जीन्स का कार्य जो है वो अज्ञात है। व्हाट डज द ड्राफ्ट ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस टेल अस? ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंस का जो ड्राफ्ट है ये अपने क्या कहता है? इसका एक एस्पेक्ट है हाउ इट अरेंज्ड, यानी ये किस तरह व्यवस्थित है, किस तरह इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। द ह्यूमन जीनोम जीन्स डेंस, इसको अर्बन सेंटर के रूप में रिप्रेजेंट किया है, are predominantly composed of the DNA building blocks of guanine and cytosine. तो अपने ह्यूमन जीनोम में कुछ जो है वो अर्बन सेंटर्स है। अर्बन सेंटर में जो डीएनए प्रेजेंट होते हैं इसमें ग्वानिन और साइटोसिन का रिपीटिशन, उनकी पुनरावृत्ति बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह जो लूजली पैक्ड है जिसको डिजर्ट क्लस्टर के रूप में माना गया है, और ये एडिनिन और थाइमिन की प्रचुरता वाले होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि अर्बन सेंटर है तो ग्वानिन साइटोसिन से रिच है, और डिजर्ट सेंटर जो है ये एडेनिन थाइमिन से रिच है। GC and AT rich regions usually can be seen through a microscope as light and dark bands on the chromosome. अब क्रोमोसोम के जिस पार्ट में ग्वानिन साइटोसिन ज्यादा है, जिस पार्ट में एडेनिन थाइमिन ज्यादा है, इसको आप एक बढ़िया माइक्रोस्कोप में इजीली देख सकते हैं। क्योंकि वहां पर ग्वानिन साइटोसिन का रिपीटिशन है वो एरिया डार्क बैंड के रूप में दिखाई देगी, और जिस पार्ट में एडेनिन थाइमिन का रिपीटिशन ज्यादा है वो हल्के बैंड के रूप में दिखाई देगी। Genes appear to be concentrated in random areas along the genome with vast expanses of non-coding DNA between. Stretches of up to 30,000 cytosine guanine bases repeating over and over often occur adjacent to gene-rich areas, forming a barrier between the genes and the junk DNA. These CPG islands are believed to help regulate gene activity. Chromosome first has the most genes 2968 and the Y chromosome has the fewest. तो अपनी बॉडी में जो 46 क्रोमोसोम है उसमें पहले नंबर का जो क्रोमोसोम है इसमें करीब 2,968 जीन्स प्रेजेंट है, और सबसे छोटा जो है Y क्रोमोसोम इसके अंदर 231 जीन्स है। तो बेसिक आइडिया ये है कि जो क्रोमोसोम लंबा होगा या बड़ा होगा उसमें जीन्स की संख्या भी ज्यादा होगी, और जो क्रोमोसोम छोटा होगा उसमें जीन की संख्या भी कम होगी। लेकिन ये फंडामेंटल कंसेप्ट सभी क्रोमोसोम पे लागू नहीं होता है। कई बार क्रोमोसोम बहुत बड़ा है लेकिन उसमें जीन की संख्या कम हो सकती है,
कई बार क्रोमोसोम छोटा है लेकिन उसमें जीन की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जो क्रोमोसोम बड़े आकार का है और उसमें जीन की संख्या कम है, इट मीन्स उस क्रोमोसोम में जीन के बाहर जो डीएनए है, जिसको एक्स्ट्राजेनिक डीएनए अपन बोल सकते हैं, उसकी मात्रा उसमें ज्यादा है। इसी तरह जो क्रोमोसोम छोटा है और उसमें जीन्स बहुत ज्यादा है, इट मीन्स उस क्रोमोसोम में जीन के बाहर जो डीएनए प्रेजेंट है, एक्स्ट्राजेनिक डीएनए है, उसकी मात्रा कम है। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है इसका। ये कैरियोटाइप आप देख रहे हो, इसमें अलग अलग नंबर के क्रोमोसोम्स को यहाँ पर मैंने डिस्प्ले किया है, 1 नंबर 2 नंबर। तो 1 नंबर क्रोमोसोम है, ये सबसे बड़ा है, और वाई क्रोमोसोम है, ये सबसे छोटा है। और हर क्रोमोसोम में कितना लंबा डीएनए है, उसमें कितने नाइट्रोजन बेस है, कितने जीन्स हैं, जीन्स के बाद कितना डीएनए प्रेजेंट है, इंटरजेनिक डीएनए कितना है, इंटरजेनिक डीएनए कितना है, एक्सॉन कितने हैं, इंट्रोन कितने हैं, और कौन से क्रोमोसोम पे किस प्रोटीन को सिंथेसिस करने वाले जीन्स प्रेजेंट है। ये सारी डिटेल आजकल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो फाइंडिंग है उसके अंदर ये आप इजीली देख सकते हो, इंटरनेट पे भी इसको आप देख सकते हो। अभी एक बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है, द गोल्ड फ्रॉम द डस्ट। अभी मैंने बताया कि अपनी बॉडी में जो डीएनए है उसमें 95% डीएनए एक तरह से नॉनसेंस प्रकार का है। नॉनसेंस मतलब ऐसा डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करे, ऐसा डीएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करे, ऐसा डीएनए जो क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं करे। इस तरह का जो डीएनए होता है वो नॉनसेंस डीएनए के नाम से जाना जाता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही प्रोपेगेट होता रहता है। लेकिन आजकल फॉरेंसिक साइंस में डीएनए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में इस नॉनसेंस डीएनए का बहुत यूज होता है, और कई बार अपराधियों की जो पहचान है वो इस नॉनसेंस डीएनए के कारण आसानी से हो जाती है। और इसके जो कंसेप्ट है इसमें लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। जीनोम का केवल 2% से भी कम जो भाग है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। Repeated sequences that do not code for proteins make up at least 50% of the human genome. तो ऐसी पुनरावृत्ति श्रृंखलाएं जो किसी जंक डीएनए को नहीं बनाती है, किसी प्रोटीन को सिंथेसिस नहीं करती है, वो लगभग 50% मेकअप ह्यूमन जीनोम का करती है। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट फंक्शंस। इस तरह की जो पुनरावृत्ति श्रृंखलाएं हैं, इनके कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं है, डायरेक्ट फंक्शंस नहीं है, बट दे सेट लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स। लेकिन क्रोमोसोम की संरचना और इसके गत्यात्मकता के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया अपने को इससे लग जाती है। ओवर टाइम these repeats reshape the genome by rearranging it, creating entirely new genes and modifying and reshuffling existing genes. The human genome has a much greater portion of repeat sequences than the mustard, wheat, the worm and the fly. और ह्यूमन जीनोम में लगभग 50% पार्ट ऐसा है जो रिपीटेटिव श्रृंखलाओं का बना होता है। इस तरह की रिपीटेटिव सीक्वेंसेस मस्टर्ड वीड में भी होती है लगभग 11%, वर्म्स में भी होती है लगभग 7%, और फ्लाई के अंदर भी होती है लगभग 3%। हाउ द ह्यूमन कंपेयर विथ अदर ऑर्गेनिजम्स। अब ह्यूमन जीनोम की अदर एनिमल से आप कंपेयर करो तो उसमें मेन फाइंडिंग्स क्या मिलेगी। Unlike the humans seemingly random distribution of gene-rich areas, many other organisms' genome are more uniform. अब अपने ह्यूमन का जो जीनोम है ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन अन्य प्राणियों, अन्य सजीवों के जो जीनोम है उनमें एक तरह की यूनिफॉर्मिटी है, एक तरह की एक रूपता है, with genes evenly spaced throughout. Humans have on average 3 times as many kind of proteins as the fly or worm because of mRNA transcript, alternative splicing and chemical modifications to the proteins. The process can yield different protein product of the same gene. Humans share most of the same protein families with worm, fly and plants, but the number of gene family members has expanded in human, especially in proteins involved in development and immunity. ये पाया गया कि ह्यूमन के अंदर भी वर्म के समान, फ्लाइज के समान, अन्य पौधों के समान
ऐसी कई प्रोटीन फैमिली है जो सिमिलर है, एकदम सिमिलर नेचर है, सेम तरह के प्रोटीन्स का सिंथेसिस करती है। Although human appears to have stopped accumulating repeated DNA over 50 million years ago, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज से 50 लाख वर्ष पहले रिपीटेटिव डीएनए की श्रृंखलाओं का जो एक्यूमुलेशन था, इनका जो डिपोजिशन था, वो एक प्रकार से रुक गया था, एक तरह से स्टॉप हो गया था। देयर seems to be no such decline in rodents, लेकिन rodents में इस तरह की घटना देखने को नहीं मिली। This may account for some of the fundamental differences between hominids and rodents. अब ह्यूमन के अंदर इस तरह का रिपीटिशन है वो स्टॉपेज हो गया, लेकिन रोडेंट में इस तरह के रिपीटिशन का स्टॉपेज नहीं हुआ। इस कारण ह्यूमन की जीनोम और चूहों की जीनोम में डेफिनेटली जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो जीन एस्टिमेट्स आर सिमिलर इन दीज स्पीसीज, यद्यपि ह्यूमन के अंदर भी 30,000 जीन है, एक चूहे के अंदर भी 30,000 जीन है। इसमें कभी भी ये नहीं होता है कि एनिमल बड़ा है तो उसमें जीन्स ज्यादा होंगे, एनिमल छोटा है तो उसमें जीन्स कम होंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। और ह्यूमन है तो वो 6 फीट का एनिमल है, चूहा है वो कम से कम 6-7 इंच का ही होता है, लेकिन चूहे में भी 30,000 जीन है, अपने ह्यूमन के अंदर भी 30,000 जीन है। साइंटिस्ट हैव प्रपोज्ड मैनी थ्योरीज टू एक्सप्लेन evolutionary contrast between humans and other organisms, including those of the lifespan, litter size, inbreeding and genetic drift. तो साइंटिस्ट ने इसकी व्याख्या के लिए अनेक सिद्धांत है वो प्रतिपादित किए गए हैं, जो कि ह्यूमन और अन्य सजीवों के बीच में कॉन्ट्रास्टिंग फीचर से रिलेटेड है। और इसमें जैसे इनकी जीवन अवधि कितनी होगी, इनकी लीटर साइज कितनी है, इनमें इनब्रीडिंग पॉसिबल है क्या, और जेनेटिक ड्रिफ्ट की जो फिनोमेनन है, जिसको बॉटल नेक फिनोमेनन अपन बोलते हैं, और विशेषकर जो छोटी पॉपुलेशन होती है उसमें ये कंसेप्ट, इवोल्यूशन का कंसेप्ट है, ये लागू होता है। और नेक्स्ट एस्पेक्ट है इसमें वेरिएशंस एंड म्यूटेशन। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 3 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस अकर्स इन ह्यूमन। तो साइंटिस्ट ने लगभग 3 मिलियन यानी 30 लाख ऐसी लोकेशंस का पता लगाया है जिसमें छोटी जो संख्याएं होती है न्यूक्लियोटाइड्स की वो पाई जाती है। दिस इंफॉर्मेशन promises to revolutionize the process of finding chromosomal locations for disease associated sequence and tracing human history. The ratio of germline mutations is 2 अनुपात 1 in male versus female. अब मेल और फीमेल में जर्मलाइन का जो अनुपात है स्पर्म का ओवम का, ये लगभग 2 अनुपात 1 है। कारण फीमेल में तो हर महीने एक ओवम बनता है, लेकिन मेल के अंदर शुक्राणु की संख्या करोड़ों में बनती है और स्पर्म का प्रोडक्शन रोजाना होता रहता है। इसलिए मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की जो देर है या मियोसिस की जो फिनोमेनन है वो फीमेल की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। इसलिए नर में म्यूटेशन की संभावना फीमेल की तुलना में जस्ट डबल होती है। Researchers point to several reasons for the higher mutation rate in the male germline, including the greater number of cell division required for sperm formation than for the eggs. और साइंटिस्ट ने इसके पीछे यह कंक्लूजन निकाला कि नर में मियोसिस की दर है वो ज्यादा है, नर में शुक्राणु की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है, इसलिए इसमें म्यूटेशन की दर नर की तुलना में ज्यादा होगी। और जनरल ये रेशो होता है 2 अनुपात 1, यानी नर में म्यूटेशन की दर फीमेल की तुलना में डबल है, जस्ट डबल है। हाउ डज द ह्यूमन जीनोम स्टैक अप? ये कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। जैसे ह्यूमन में 3 बिलियन बेस पेयर हैं, 30,000 जीन हैं। चूहे के अंदर 2.6 बिलियन बेस हैं, 30,000 जीन हैं। मस्टर्ड वीड में 100 मिलियन बेस हैं, 25,000 जीन हैं। सी एलिगेंस में 97 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 19,000 जीन हैं। ड्रोसोफिला में 137 मिलियन बेस हैं, 13,000 जीन हैं। इकोलाई बैक्टीरिया में 4.6 मिलियन नाइट्रोजन बेस है और इसमें 3200 जीन है। और एचआईवी वायरस में 9,700 नाइट्रोजन बेस है और इसमें 9 जीन्स प्रेजेंट है। और इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, लाखों एनिमल्स हैं, लाखों प्लांट्स हैं, सबके जीनोम का एनालिसिस आजकल हो गया है। हाँ, अब इसमें अपन चलते हैं फ्यूचर चैलेंजेस, व्हाट वी स्टिल डोंट नो।
तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या रहेगा, उसके बारे में बहुत ही फंडामेंटल बातें। फ्यूचर एस्पेक्ट्स में कई चीजें हैं जो अभी एक चैलेंज है जिसके बारे में अपने को आइडिया नहीं है, जैसे जीन नंबर। अब ठीक है, हमने आइडिया लगा दी है कि ह्यूमन के अंदर 30,000 जीन है, लेकिन हो सकता है ये संख्या 30,000 से भी ज्यादा हो जाए। एग्जैक्ट लोकेशन, जीन की क्रोमोसोम एग्जैक्ट लोकेशन का है, इनका प्रॉपर फंक्शंस क्या है, इन जीन्स का रेगुलेशन कैसे होता है, डीएनए सीक्वेंस की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, नॉन कोडिंग डीएनए टाइप, अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन, information content and functions, coordination of gene expression, protein synthesis and translation events। तो ये कुछ फ्यूचर चैलेंज है जिनके बारे में अब धीरे धीरे डिस्कवरी होने के बाद एक एक एस्पेक्ट है उनका खाका खुलने जा रहा है, और काफी फंडामेंटल कंसेप्ट है, उसके बारे में मनुष्य को आइडिया लग गई है। इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन्स, predicted versus experimentally determined gene functions। तो कितना प्रेडिक्शन है, कितना डिटरमाइंड है, उनके बारे में इसको आइडिया लगेगी। इवोल्यूशनरी कंजर्वेशन अमंग ऑर्गेनिज्म, प्रोटीन कंजर्वेशन, प्रोटियोम्स यानी टोटल प्रोटीन कंटेंट एंड फंक्शंस, एंड कोरिलेशन ऑफ एसएनपी, सिंगल बेस डीएनए वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स विथ हेल्थ एंड डिजीज। तो ये कुछ फंडामेंटल बातें हैं जिनका काफी हद तक 90% इन कंसेप्ट का खुलासा हो गया है, और फिर भी डिस्कवरी जारी है, साइंटिस्ट इतने सब लगे हैं, और जो जो खोज होती रहेगी उनकी फाइंडिंग से साइंटिफिक जर्नल्स के माध्यम से मानव सोसाइटी के सामने आती रहेगी। डिजीज ससेप्टिबिलिटी प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन जीन सीक्वेंस वेरिएशन, genes involved in complex trait and multi-gene diseases, complex system biology including microbial consortia useful for environmental restoration, and developmental genetics and genomics। अब इस जीनोम रिसर्च के बेनिफिट्स क्या होंगे, एंटिसिपेटेड बेनिफिट्स ऑफ जीनोम रिसर्च। तो इसमें कुछ मेन जो ब्रांचेज है जिसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के पहलुओं का यूज होगा, इनकी एप्लीकेशंस होगी। जैसे फर्स्ट एस्पेक्ट इज मॉलिक्यूलर मेडिसिन। मॉलिक्यूलर मेडिसिन में इसके फायदे क्या मिलेंगे, इंप्रूव डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, कोई बीमारी है उसके निदान में हेल्प मिलेगी। डिटेक्ट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस टू डिजीज, क्रिएट ड्रग बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन, यूज जीन थेरेपी एंड कंट्रोल सिस्टम एज ड्रग्स, डिजाइन कस्टम ड्रग्स based on individual genetic profiles। Microbial genomics में rapidly detect and treat pathogens in clinical practice, develop new energy sources, monitor environments to detect pollutants, protect citizenry from biological and chemical warfare, and clean up toxic waste safely and efficiently। Risk assessment, evaluate the health risk faced by individuals who may be exposed to radiations, including low levels in industrial areas and to cancer-causing chemicals and toxins। इसके अलावा बायोआर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एवोल्यूशन और ह्यूमन माइग्रेशन। स्टडी एवोल्यूशन थ्रू germline mutations in lineage, study migration of different population groups based on maternal inheritance, study mutation on the Y chromosome to trace lineage and migration of males, and compare breakpoints in the evolution of mutations with ages of population and historical events। In forensic science, identify potential suspects whose DNA may match evidence left at crime scenes। तो कहीं भी कोई अपराध का स्थल है, वहां पर कोई भी एविडेंस छूट जाती है जिसमें डीएनए प्रेजेंट हो, उसके द्वारा अपराधी की पहचान आराम से हो सकती है। एंड exonerate persons wrongly accused of crimes, identify crime and catastrophe victims, establish paternity and other family relationship,
तो कई बार पैतृक विवाद हो जाता है, बच्चों की अदला बदली हो जाती है, बच्चे गायब हो जाते हैं, एक ही बच्चे के लिए कई पेरेंट्स दावेदार होते हैं। उस केस में पैतृक विवाद का जो सॉल्यूशन है वो इस टेक्निक के द्वारा किया जा सकता है। आइडेंटिफाई endangered and protected species as an aid to wildlife officials, detect bacteria and other organisms that may pollute air, water, soil, and food, match organ donors with recipient in transplant program। तो कई बार कोई अंगों का प्रत्यारोपण करना हो जिसमें डोनर ह्यूमन है, रिसिपिएंट ह्यूमन है, उनके बीच में ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, उसका डिटेक्शन भी इस जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा किया जा सकता है। डिटरमाइन पेडिग्री फॉर सीड और लाइव स्टॉक ब्रीड्स, authentic consumable such as caviar and wine। इसके अलावा एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक ब्रीडिंग और बायो प्रोसेसिंग में भी इसका यूज होगा, जैसे ग्रो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट। तो ऐसे पौधे विकसित कर लिए जाएंगे जो रोग प्रतिरोधी होंगे, इंसेक्ट उसको अटैक नहीं करेंगे, और बाई चांस कोई अकाल भी पड़ जाए, सूखा भी पड़ जाए, तो उस केस में भी वो वनस्पतियां जिंदा रह सकती है। ब्रीड हेल्थियर एंड मोर प्रोडक्टिव डिजीज रेजिस्टेंट फार्म एनिमल्स। तो ऐसे फार्म एनिमल है वो तैयार किए जाएंगे जो हेल्दी होंगे, ज्यादा उत्पादन देने वाले होंगे, और उनमें किसी तरह की बीमारियां भी नहीं होगी। ग्रो मोर न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट, ज्यादा पोषक जो उत्पाद है उनकी ग्रोथ करना। डेवलप बायोपेस्टिसाइड्स, बायोपेस्टिसाइड्स का विकसित करना। Incorporate edible vaccines incorporated into food products and develop new environmental cleanup uses for plants like tobacco। तो ऐसे तंबाकू के पौधे हैं वो तैयार किए जा रहे हैं जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन की भी सफाई में, पॉल्यूशन को दूर करने में भी उसका यूज होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि मेडिसिन एंड द न्यू जेनेटिक्स। इसमें कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट है जैसे जीन टेस्टिंग, फार्माकोजेनोमिक और जीन थेरेपी, और इसके बेनिफिट्स जो क्या होंगे। इम्प्रूव्ड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, कोई भी रोग है उसका निदान उच्च स्तर पर हो पाएगा। अर्लियर डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस ऑफ डिजीज, कोई भी बीमारी मनुष्य में पैदा होने वाली है उसका पहले अपने को पता लग जाएगा। रैशनल ड्रग डिजाइंस, कोई मेडिसिन है, ड्रग है, उसकी डिजाइनिंग पॉसिबल हो पाएगी। जीन थेरेपी एंड कंट्रोल सिस्टम, जीन थेरेपी एक नई टेक्निक है किसी भी बीमारी के इलाज के लिए। एंड पर्सनलाइज कस्टम ड्रग्स, तो ये कुछ इसके जो फंडामेंटल यूजेज हैं, एप्लीकेशंस हैं जो आने वाले दिनों में मेडिकल के क्षेत्र में काम में आएगी। और अब इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट एलसी, एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, क्योंकि मानव सोसाइटी है, मानव का स्वभाव है, अलग अलग तरह के रिलीजन्स हैं, अलग अलग तरह की कम्युनिटीज हैं, तो कई तरह की सोशल प्रॉब्लम जो है वो इस प्रोजेक्ट के कारण ह्यूमन सोसाइटी के अंदर देखने को मिली है। इसमें कुछ बातें हैं जैसे प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कोई भी आनुवंशिक सूचना है उसका प्राइवेसी और उसकी कॉन्फिडेंस है, इसको रखना ये कि बहुत टेढ़ा काम होगा। फेयरनेस इन द यूज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर इंश्योरर, एम्प्लॉयर, कोर्ट, schools, adoption agency, and the military, among others. Psychological impact, stigmatization and discrimination due to an individual genetic differences. Reproductive issues, including adequate and informed consent and use of genetic information in reproductive decision making. Clinical issues like including the education of doctors and other health service providers, people identify with genetic conditions, and the general public about capabilities, limitations, and social risks, and implementation of standard and quality control measures. Uncertainty associated with gene tests for susceptibilities and complex conditions like heart disease, diabetes, and Alzheimer's disease. Fairness in access to advanced genomic technology,
Conceptual and philosophical implications regarding human responsibility, free will versus genetic determinism, and concept of health and disease. Health and environmental issues concerning genetically modified food and microbes, and commercialization of product, including property right, patent, copyright, and trade secret, and accessibility of data and materials. तो ये कुछ एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज है जो मानव के सामने आएंगे और काफी एक बड़ी समस्या है। लेकिन इसमें हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो लगभग तैयार है, इसलिए कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम भी नहीं। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद में नेक्स्ट प्रोजेक्ट किस पे रहेगा, नेक्स्ट जो रिसर्च का एरिया है वो किस पे रहेगा, तो डेफिनेटली ये प्रोटीन्स रहेगा। और इसमें ये कंसेप्ट है वो डिजाइन हो गई है, हैप मैप, जैसे जीनोम मैप है उसी तरह हैप मैप और सिम्पटम्स बायोलॉजी, जीनोम्स टू लाइफ, ए डू सिस्टम बायोलॉजी प्रोग्राम। अब इसके जो मुख्य लक्ष्य है, टारगेट है, वो क्या है? आइडेंटिफाई द प्रोटीन मशीन्स दैट कैरी आउट क्रिटिकल लाइफ फंक्शंस। ऐसे प्रोटीन मशीन्स को आइडेंटिफाई करना जो लाइफ फंक्शंस को रेगुलेट करती है। कैरेक्टराइज द जीन रेगुलेटरी नेटवर्क दैट कंट्रोल दीज मशीन्स। Characterize the functional repertoire of complex microbial communities in their natural environments, and develop the computational capabilities to integrate and understand this data and begin to model complex biological systems. ये एक टारगेट है सन 2050 तक का, और इसमें 2020 तक डेवलप नॉलेज बेस फॉर कॉस्ट इफेक्टिव क्लीन अप स्ट्रेटजी, save billions of dollars in caustic waste and clean up disposal। तो 2020 तक नेचर में जो भी विषाक्त पदार्थ है, टॉक्सिक एलिमेंट्स है उनको न्यूट्रलाइज करने की जो टेक्निक है वो 2020 तक डेवलप हो जाएगी। 2040 तक अंडरस्टैंड अर्थ नेचुरल कार्बन साइकिल एंड डिजाइन स्ट्रेटजी फॉर एनहांस्ड कार्बन कैप्चर, हेल्प स्टेबिलाइज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड टू काउंटर ग्लोबल वार्मिंग। और 2050 तक increase biological sources of fuel and electricity and contribute to US energy security by hydrogen based industry in place। इसके बाद हैप मैप, it began in 2002। The project is a 3-year effort to construct a map of the patterns of SNP, single nucleotide polymorphism, that occurs across population in Africa, Asia and United States। Consortium of researchers from 6 countries. Researchers hope that dramatically decreasing the number of individual SNP to be scanned will provide a shortcut for identifying the DNA regions associated with common complex disease, and MAP may also help useful in understanding how genetic variation contributes in response in environmental factors। तो ये ह्यूमन जीनोम मैप के बाद में हैप मैप का जो प्रोजेक्ट है ये 2002 में स्टार्ट हुआ और 3 साल तक ये प्रोजेक्ट चला। और इसे विशेषकर जो अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है, एशिया महाद्वीप की पॉपुलेशन है, यूनाइटेड स्टेट की पॉपुलेशन है, उनमें इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया और उसमें बहुत ही ड्रास्टिक बेनिफिशियल जो रिजल्ट है वो देखने को मिले। तो ये एक ओवरऑल बहुत ही शॉर्ट में ह्यूमन जीनोम के बारे में और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विशेषकर जो थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके जेनेटिक्स में ये टॉपिक चलता है। इसके अलावा एमएससी के जो स्टूडेंट हैं उनके जेनेटिक्स और होल बायो का पेपर चलता है और उसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है एक फंडामेंटल टॉपिक के रूप में आजकल इंक्लूड किया है। तो बहुत ही सरल तरीके से और मेन फाइंडिंग है वो इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने आपसे शेयर की है। एंड आई होप यू लाइक दिस, यू गेट बेनिफिट दिस। और अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को हाईली थैंक यू। हैव ए गुड डे।
Thank you. Bye.